हाय एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल टैक्सेशन का एग्जाम है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से आपको अपने 3 घंटे का टाइम यूज करना है एग्जाम के अंदर टू मेक श्योर दैट आप अपना 100% पेपर अटेम्प्ट करें। देखिए, टैक्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, खासकर एग्जामिशन स्कोर करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आप एटलीस्ट 90 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट कर ही करें। आइडियली तो 100 मार्क्स का होना चाहिए, बट आप 90 से ऊपर मार्क्स का अटेम्प्ट पेपर करके आएंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब बच्चों को देखता हूं वो ये होती है कि करे हुए टॉपिक्स में टाइम नहीं मिला सर, और जो टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं उस पर दिमाग खराब करे जा रहे थे, पेपर के अंदर लगे पड़े थे। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उन 3 घंटों में प्लस उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में, आइए जरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न आपके साथ में डिस्कस ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूं, एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। हमारा जो पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। हमारा जो इनकम टैक्स का पेपर है वो 60 मार्क्स का है, विच विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एमसीक्यू हमारे 18 मार्क्स के आएंगे और हमारा 42 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, राइट। सेम वे में जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी 40 मार्क्स का पेपर है, विच विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एमसीक्यू जो हमारे होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे, एंड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो हमारा 28 मार्क्स का हमें करना है। तो ओवरऑल अगर एमसीक्यू देखेंगे तो आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा इनकम टैक्स और जीएसटी का, वो आपको अलग अलग शीट्स पे अटेम्प्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक ही शीट पे करके आ जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। फिर अगला सवाल शुरू होता है, सर ये ओवरऑल हमने बाइफर्केशन तो पता है पेपर की, अब हमें सर सबसे पहले 15 मिनट जो अपने मिलेंगे, रीडिंग टाइम मिलेगा, उसे यूज कैसे करना है। इस रीडिंग टाइम के अंदर आपको एमसीक्यू बुकलेट तो मिलती नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर कौन सा मिलता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है। तो आपको ये 15 मिनट अपने पेपर को रीड करने के लिए यूज करने हैं, एंड इन्हीं 15 मिनट के अंदर आपकी प्लानिंग होगी कि आपको अगला 3 घंटे का पेपर कैसे करना है। प्लानिंग का मतलब आपको रीड करके देखना है कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से बढ़िया आते हैं, कौन से थोड़े से कम आते हैं। आइडियली मैं आपको बोलूंगा, आप जब डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ रहे हो, आप पहले जीएसटी पे फोकस करो। जीएसटी में इनफैक्ट अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको बोलूंगा पहले जीएसटी अटेम्प्ट करो। इसका कारण क्या है, जीएसटी के अंदर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है या केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आता है, या इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई या आईटीसी चैप्टर से। वहां आपको पता है कि अगर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। तो वहां पर ना क्वेश्चंस के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आप जीएसटी में रिवीजन करते समय भी आपको पहले रिवाइज करने के लिए बोला था, पेपर में भी यही बोलूंगा, पहले 15 मिनट में सबसे पहले आप पढ़िए जीएसटी का अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि आपको एमसीक्यू बुकलेट तो मिल ही नहीं होगी। डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी ना जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एक बार ओवरऑल आइडिया ले लीजिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो मैंडेटरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के अंदर से आपको ओवरऑल क्या करना होता है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एक आपका ओरल चॉइस में क्वेश्चन निकल जाता है। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में 2, 3, 4 को रीड कर लीजिए और देखिए कौन कौन से आपको ऑप्शन में निकालना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 जीएसटी में ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता अनलाइक इनकम टैक्स, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 नेट टैक्स, नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालने वाला क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करनी है, आईटीसी भी कंप्यूट करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आपको आपने जितने भी क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे आपको पता होगा, कई बार आईसीआई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में सारा सिंपल डेटा देता है, आईटीसी आपसे कंप्यूट करवाता है। कई बार आईटीसी का मोरलेस सिंपल क्वेश्चन होता है, उसके अंदर मेन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एग्जेम्पशन डाल देता है, या वैल्यू ऑफ सप्लाई डाल देता है, या कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट डाल देता है। तो एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 1 रीड करके देख लेना है कि इस बार इसके अंदर उसने कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डाली हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप यही इसी समय अपनी सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे कि मुझे किस सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चंस करने हैं। देन सेम 15 मिनट के अंदर आपको 5, 7, 10 मिनट के अंदर आप ये रीड कर लोगे, फिर इनकम टैक्स पे आना है। इनकम टैक्स में भी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी क्वेश्चन है जो 14 मार्क्स का है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का होता है, यहां पर 14 मार्क्स का। एंड देन क्वेश्चन 2, 3 और 4 में से ओवरऑल चॉइस है आपको कौन सा, एक 2 क्वेश्चन करने हैं और एक छोड़ना है। यहां पर रीडिंग करते समय मैं आपको बोलूंगा, आप क्वेश्चन 2, 3, 4 को पहले रीड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इतना लंबा क्वेश्चन होने वाला है, आप उसको पढ़ने बैठ गए ना, हो सकता है शायद अपना पूरा 15 मिनट उसी पर लगा लो। तो क्वेश्चन 2, 3, 4 को पहले रीड करो,
चेक करो कि कौन कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए हैं, एंड इसी समय आप डिसाइड करो कि कौन सा वो क्वेश्चन है जिसको ओवरऑल चॉइस में मुझे स्किप करना है, क्योंकि मुझे उसके पूरे पार्ट्स नहीं आते। तो पहले 2 3 4 को पढ़ के रख लीजिए, एंड देन जितना टाइम आपका उन 15 मिनट्स के अंदर बचता है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करके ओवरऑल आप एक आइडिया ले लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से हेड ऑफ इनकम्स आपके ट्रिगर हो रहे हैं। आपको क्वेश्चन 1 पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि मेरे को 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूरी तरह से आता है, या हो सकता है उसके अंदर एक आधा हेड ऑफ इनकम हमें क्लियर ना हो, बट फिर भी क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग के लिए हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही है ना। तो ये लास्ट में आप एक बार रीड करके आइडिया ले लेंगे, तो 15 मिनट्स में आपकी पूरी प्लानिंग हो जाएगी पेपर की, मुझे क्या क्या पेपर में आता है, किस चीज को मैंने पहले प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को मैंने बाद में प्रायोरिटी देनी है। देन अगला आता है व्हाट टू डू अबाउट द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस टू बी डन। देखिए सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करता हूं, हमेशा मैंने क्लास में भी आपको हमेशा ये बोला है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पहले करेंगे तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। क्यों प्रोडक्टिव होगा? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे कोई चॉइस तो होती नहीं है, और एमसीक्यू बुकलेट आपको 15 मिनट के बाद मिलेगी। सीधा आपने बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में आपको पता है, एमसीक्यू के बारे में अभी आपको पता ही नहीं, अभी आपको एकदम पेपर मिला है, आप एमसीक्यू करने बैठेंगे तो पहली बात तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आप अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप इसके लिए लगभग 35 से 40 मिनट्स रख सकते हैं। अपर साइड में बोल रहा हूं 35-40, हो सकता है उससे भी कम समय लगे। 35-40 इसलिए कह रहा हूं कि इनकम टैक्स में कुछ एमसीक्यू थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए कह रहा हूं। अदरवाइज कई बार तो एमसीक्यू सिंपल आते हैं, तो आधे घंटे में भी एमसीक्यू का पोर्शन हो सकता है। तो पहले आप क्या कीजिए, आप अपने जीएसटी के एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए 12 मार्क्स के, और उसके बाद आप अपने इनकम टैक्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए 18 मार्क्स के। कई बार ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आए हैं खासकर इनकम टैक्स में वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आए हैं, तो अगर आपको बाय चांस एमसीक्यू पढ़ के लग रहा है यार इस बार तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड आ गए हैं, देन इन दैट केस आप उन एमसीक्यू को, खासकर इनकम टैक्स के एमसीक्यू को बाद के लिए रख सकते हैं। बट फिर भी मैं कह रहा हूं अगर कॉम्प्लिकेटेड भी आ रहे हैं, ट्राई कीजिए, आपको वो छोड़ के तो आने नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, करने तो है ही है। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन अगर फ्रेश माइंड से स्टार्टिंग में कर लेंगे तो बाय द टाइम आप 35-40 मिनट अपने पेपर में अभी गए हैं, आप 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। दैट गिव्स यू अ वेरी कंफर्ट फीलिंग। देन उसके बाद सर अगला क्या शुरू करना है, मेरी एडवाइस हमेशा की तरह ये होती है आप जीएसटी करने की कोशिश कीजिए, एंड देन प्रोसीड टू इनकम टैक्स। अब देखिए ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि सर ने बोल दिया जीएसटी तो जीएसटी करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं जीएसटी में आमतौर पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम होती है, वहां पर आपको क्वेश्चन रीड करके पता लग जाएगा मुझे आता है या नहीं आता है, एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं होगा कि पेपर मैंने वो चैप्टर कर भी रखा है फिर भी उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया। जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इनकम टैक्स के अंदर होती है। तो पहले आप जीएसटी करेंगे, जीएसटी के अंदर भी सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस में मैं आपको कहूंगा क्वेश्चन नंबर 1 पहले कंपलसरी करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसका आंसर थोड़ा बड़ा होता है ना, और कई बार आईसीआई उस क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन जरूर डाल देता है। तो आप पहले क्वेश्चन 2 3 4 के अंदर जो भी 2 क्वेश्चन आपने चूज करे हैं वो कीजिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन अ वे पहले कर लीजिए, ठीक है जी। यहां पर फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, बट पूरा जीएसटी पोर्शन किए बिना आप इनकम टैक्स में शिफ्ट मत कीजिए। ये फालतू का टाइम पास मत कीजिए कि 2 क्वेश्चन जीएसटी के उठा लिए तो इनकम टैक्स के, खिचड़ी बन जाएगी, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी चीज, शीट तो आपकी अलग अलग चीज चल रही है, जीएसटी की शीट अलग है, इनकम टैक्स की शीट अलग है। सर क्या हम क्वेश्चन 2 जरूरी है 1 पहले करना है? इतना तो आपको अभी तक एग्जाम दे के पता लग गया होगा कि कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप क्वेश्चन 3 कर सकते हो, फिर 2 कर सकते हो, फिर 1 कर सकते हो, अपने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ करने होते हैं। इनकम टैक्स में मेरी एडवाइस रहेगी क्वेश्चन नंबर 1 आपको लास्ट में करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग में लेकर बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो जाए, सारा कुछ आता हो, इसके चांसेस कई बार थोड़े से कम हो, शायद 2-3 पॉइंट आपको छोटे मोटे ना आते हो। दैट डज नॉट मीन क्वेश्चन 1 टच नहीं करना है, बट लास्ट में करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी अलग होगी, हमारा मेजर पोर्शन ऑफ पेपर हो चुका होगा, एंड देन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा किसी तरह उस क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। तो क्वेश्चन 1 जो कम मैंडेटरी क्वेश्चन है, आई वुड एडवाइज लास्ट में कीजिए। क्वेश्चन 2 3 4 में से जो भी 2 क्वेश्चन आप करने वाले हैं उनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, और सबसे पहले ऑब्वियसली वो क्वेश्चन करना है जिसका आपको सारे पार्ट्स आते हो। तो क्वेश्चन 2 3 4 में से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करनी है, एंड देन यू विल गो टू क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी टेल यू, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन नंबर 1 से डर होता है। डर इसलिए होता है कि अरे यार मेरे को तो पूरा चैप्टर आते ही नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता, स्टेप मार्किंग के बेसिस पर आपको मार्क्स चुराने हैं उस क्वेश्चन से, इस चीज को आपने याद रखना है। अगर मैं आपको टाइम लिमिट्स की बात करूं, सबसे पहले आपने जो एमसीक्यूज करे उसके ऊपर 35 से 40 मिनट्स लगा दिए आपने।
अब आपके पेपर के अंदर कितने रह गए, 2 घंटे 20 मिनट रह गए। फिर आप जीएसटी का पोर्शन अगर अच्छे से भी करोगे 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये जीएसटी का पेपर हो जाएगा। यानी जब तक लगभग आपका 1.5 घंटे का पेपर हो चुका होगा ना, आपका आइडली एमसीक्यूज हो जाने चाहिए और आपका जीएसटी का पार्ट हो जाना चाहिए, अगर आप जीएसटी पहले कर रहे हैं तो। फिर आखिरी का जो पोर्शन है 1.5 घंटा, वो आप इनकम टैक्स को देंगे तो सफिशिएंट इनफ होंगे। अब दीज आर बाय एंड लार्ज टाइम लिमिट्स। अगर 1 घंटे की जगह 1 घंटे 35 मिनट हो जाए तो पैनिक मत कर देना, बट बाय एंड लार्ज आप ओवरऑल टाइम लिमिट्स को दिमाग में रखेंगे। आप रोबोट की तरह एक एक चीज माप नहीं सकते, बट आपको बाय एंड लार्ज टारगेट्स पता होने चाहिए कि अगर मेरे पेपर में 40 मिनट हो गए हैं तो क्या मेरा एमसीक्यू हो चुका है, अगर 1.5 घंटा हो चुका है क्या मैंने जीएसटी पोर्शन कर लिया, और आखिरी 1.5 घंटा हम डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इनकम टैक्स के लिए। इस तरह से करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर आप एटलीस्ट 90 से 95 तो मिनिमम अटेम्प्ट करके आएंगे ही आएंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड बेस्ट केस सिनेरियो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। अगर सर कोई क्वेश्चन नहीं पता तो क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर जब आपने ये डिसाइड किया, मान लो क्वेश्चन 2 3 4 में से कोई क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते तो आप क्वेश्चन 2 पहले अच्छे से करो। क्वेश्चन 4 आपको आता ही नहीं है, 4 3 के अंदर एक पार्ट आता है एक पार्ट नहीं आता, तो जो पार्ट आता है पहले वो करो, जो पार्ट नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ दो एंड देन गो टू क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको पहले वो क्वेश्चंस किसी तरह से करने हैं जिनके मैक्सिमम पार्ट्स आपको आते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते, जिनमें श्योर नहीं हो, वो लास्ट के लिए रखो, क्योंकि वहां पर स्टेप मार्किंग से किसी तरह से हम मार्क्स चुराने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसी कैटेगरी में आता है। वर्किंग नोट्स बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन भी नहीं करना कि सिर्फ आप अकाउंट्स की तरह करे जा रहे हो बिना रीजन दिए। आपको हर जगह रीजन भी देना है, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, और इतने भी बड़े बड़े वर्किंग नोट्स नहीं लिख देने कि उसकी वजह से पेपर छूट जाए। आमतौर पे मैं बोलता हूं जो क्वेश्चन नंबर 1 है 14 मार्क्स का, उसके अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती है, वहां पर ज्यादा बड़े बड़े वर्किंग नोट्स मत लिखो। वहां पर कुछ चीजों की रीजन नहीं भी समझाए तो चल जाएंगे आपको, मगर अदरवाइज आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, एग्जामिशन चैप्टर का, जो यहां पर एक पॉइंट का 1 मार्क्स मिल रहा है, वहां पर रीजन जरूर लिखिए और क्रिस्प में रीजन लिखिए। केस स्टडीज में भी कोशिश कीजिए आप प्रोविजंस ऑफ लॉ लिखते समय भावनाओं में बह ना जाएं, इतनी लंबे लंबे प्रोविजंस ऑफ लॉ ना लिखें, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। फैक्ट्स ऑफ द केस को रिपीट करने की फिर से जरूरत नहीं है, सीधा प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड देन कंक्लूजन, क्योंकि हमारी केस स्टडी 2 या 3 मार्क्स से ऊपर की नहीं आती। So all these are the tips which I wanted to give you for the last day. Again, I would say कोशिश करनी है एग्जाम में मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करके आना है, एंड अगर जितनी ज्यादा आप पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे उतने ज्यादा मार्क्स लेने की आपका स्कोप रह जाएगा। ठीक है जी, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हो, और एग्जाम के बाद आप सबके फीडबैक की, आप सबके कमेंट्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट।